आजकल कौन कौन सी बीमारियां जो है ना दांतों की या मुंह की, वो कौन सी पॉपुलर बीमारियां कौन सी हो रही हैं पाकिस्तान से? जो इब्तदाई चीज़ है ना जी, वो तो है दांतों का कीड़ा लगना। कि जब इंसान ने फर्स्ट टाइम शहद खाना शुरू किया और उसके बाद ये दांतों की बीमारी शुरू हो जाए, मसूड़े से बदबू आना, हेलोथेसिस इसको कहते हैं, बदबू आना। ओरल कैंसर की वजह तो आप कहें कि मल्टीपल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आपके अजीज दोस्तों? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? आज हमारे पास एक आई हुई बड़ी अच्छी एक पर्सनालिटी आप कह लें, मेरे शहर से ताल्लुक़ है इनका, और आए हुए थे अपनी एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यहाँ पे न्यूयॉर्क में। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट पे जो है डॉक्टर अरशद साहब ये तशरीफ़ ले आए यहाँ बफलो। तो बड़ा खूबसूरत एक चांस है हमारे लिए कि डॉक्टर साहब से कुछ जो है ना वो एक इन्फॉर्मेशन हम जो है कलेक्टिव काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हम ले लें डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बड़ी मेहरबानी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। आप बड़ी मेहरबानी फरमाइए। आप जो है वो मेरी दरख्वास्त पे तशरीफ़ ले आए यहाँ पे। डॉक्टर साहब ज़रा तारुफ फरमाएँ आप अपना। मेरा पूरा नाम है अरशद महमूद मलिक जी। मैं चकवाल से बिलोंग करता हूँ। HBS मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज वहाँ का मैं डीन हूँ, और वैसे मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, प्रोफेसर हूँ इसी सब्जेक्ट का। किताबें भी मैंने कुछ लिखी हैं। मेरे तकरीबन 200 से ज़्यादा जो है ना रिसर्च मकाले हैं। 36 के करीब जो हैं कंट्रीज़, वहाँ पे जाके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन की है। और मैंने डेंटिस्ट्री में जो मेरी रिसर्च थी MDS की, वो मैंने लेज़र पे की है। और मेरे जो उस्ताद थे वो समर मुबारकमंद थे, और मैं उनके लिए बड़ा दुआगो भी हूँ और उनका शुक्रगुजार भी हूँ। लेज़र पाकिस्तान में नहीं थी, तो ये 1996 में मुझे सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी कमीशन में दिया गया, और मैं वहाँ पे जाके मैंने लेज़र की ट्रेनिंग ली। फिर मुझे डेंटिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में लेज़र इन डेंटिस्ट्री पे मैंने काम किया, और वहाँ पे उसी पे मैंने अपना थीसिस भी MDS का लिखा। लेटर ऑन पूरी ज़िंदगी गुजर गई लेज़र को डेंटिस्ट्री में यूज़ करवाते हुए और करते हुए। तो यहाँ पे भी अभी भी मैं मुख्तलिफ़ जगह पे जाके तो लेज़र इन डेंटिस्ट्री पे बात करता हूँ। बाकी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है स्पेशली मेरा सब्जेक्ट है, और उस पे भी काफ़ी जो है मकाले और आगे पीछे मुझे करना पड़ता है। मैं यहाँ आया था तो रूटीन के जो डेंटल की सर्जरी के या डेंटल के मसाइल होते हैं उसके बारे में कायद साहब ने स्पेशली मुझे कहा कि अवामुन नास तक ये जो चीज़ें हैं ये एक सिंपल तरीके से पहुँच जाएँ। तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ जी। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले ये फरमाएं कि आजकल कौन कौन सी बीमारियां जो है ना दांतों की या मुंह की, वो कौन सी पॉपुलर बीमारियां कौन सी हो रही हैं पाकिस्तान में? अच्छा जी, दांतों की बीमारियों का सबसे जो इब्तदाई चीज़ है ना जी, वो तो है दांतों का कीड़ा लगना। और दांतों को कीड़ा लगने की जो इब्तदा है, वो आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो तकरीबन 3000 साल पुरानी बात है कि जब हमने पिरामिड जो ये आराम मिस्र हमने खोदे, तो वहाँ पे हमें डेंटल सर्जन मिला, और वो ये उस डेंटल सर्जन का नाम था हैसिरी। ये हैसिरी पहला दुनिया का स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन था जो फ़ीरोज़ के दांतों को रिपेयर करता था। और दांतों का कीड़ा लगना ये उस वक्त शुरू हुआ कि जब इंसान ने फर्स्ट टाइम शहद खाना शुरू किया, और उसके बाद ये दांतों की बीमारी शुरू हो जाए। और बड़ी अजीब सी बात है कि दांतों का जो कीड़ा लगता है ये सिर्फ इंसान को लगता है। अच्छा, आप दुनिया का कोई जानवर ले लें, कुत्ता, बिल्ला, गाय, भैंस, बकरी, सारे हैं। कभी आपने सुना कि ये आज कुत्ता रात को भौंकता रहा, उसके दांतों को दर्द था? आज भैंस नहीं मिली तो उसको रात को दांतों को दर्द था। कुत्ता, ये जो गधा है, ये बोल रहा है इसलिए कि इसके दांतों को दर्द। दुनिया का कोई जानवर ऐसा नहीं है कि जिसके दांत को कीड़ा लगे मास वाय एक जानवर के, और वो जानवर है हाथी। हाथी के दांत को कीड़ा लगता है या फिर इंसान के दांत को कीड़ा लगता है? अब आप ये एक बात पूछेंगे कि ये दो जो है ये इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? तो इनमें कॉमन चीज़ है मीठा। वो गन्ने खाता है और हम संतरियाँ खाते हैं। तो ये दोनों जो जानवर हैं ये मीठा खाते हैं, और मीठे की वजह से आपके दांतों को कीड़ा लगता है। कैसा मैं आपको बताऊं, उंगली ब्रश मारना और माउथ वॉशेस करना और मिसवाक करना ये तो बड़ी दूर की बात है। मैं कई दफ़ा कहता हूं कि आप मुंह में उंगली भी ना मारें, सिर्फ उंगली वो भी ना मुंह में मारें, लेकिन अगर आप मीठा नहीं खाते तो आपके दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा। कीड़ा लगने की वजह सिर्फ और सिर्फ
एक ही है, वो मीठा है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुंह में एक जरासीम है सिर्फ, वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटानस को कहते हैं, और ये दांतों को कीड़ा लगाता है। ये जैसे शेर जो है ना गोभी बना के दें बड़ी अच्छी नहीं खा सकता, इसी तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान किसी चीज पे जिंदा नहीं रहता, मांस वाई ग्लूकोज के या आप कार्बोहाइड्रेट के। फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये मुख्तलिफ किस्म की 4 किस्म की ये हमारी मीठे हैं, ये हम किसी न किसी फॉर्म में ले रहे होते हैं और ये इसकी खुराक है। 15 दिन अगर आप मुंह में मीठा इस्तेमाल ना करें तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान खुद ब खुद मर जाता है स्टारवेशन से। मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से बदबू आना, हेलोथेसिस इसको कहते हैं, बदबू आना, और ये ज़्यादा आती है हमारी कि हम वाश नहीं करते या प्लाक जो होता है वो ज़्यादा देर रह जाता है, या हमारी मसूड़ों की बीमारी ज़्यादा डिपेंड करते हैं हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म पे, कि हमारी इम्यून सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो उसमें आमतौर पे मुंह में भी सिस्टेमिक डिजीज, मसलन एक अनकंट्रोल्ड शुगर का बंदा है, एक हेपेटाइटिस का बंदा है, एक मुंह के कैंसर का बंदा है, एक बंदा ऐसा है कि जिसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी है, तो ये ऐसे जो बंदे हैं कि जिनके मसूड़े आपको ख़राब मिलेंगे और उनमें से बदबू आएगी। तो ये 2 चीज़ें तो का हिस्सा बहुत कॉमन है, ये मसूड़ों का। अच्छा, एक डॉक्टर साहब वो होता था, मैं जब अब्बा जी के साथ क्लिनिक पे जाता ही था उनके बाद, तो वो जो डिफरेंट पेशेंट होते थे यहाँ ज़ुबान पे दाना बन जाता था, तो अब्बा जी कहते मैदे का इलाज करो तुसी, तो मैदा ख़राब है ता ये दाना बनया जी। ये बात सही है जी, क्योंकि मैदे के अंदर से एसिड आता है और एसिड हमारे मुंह में नहीं चाहिए। मुंह का जो पीएच है ना जी, ये बफर है, इसको 7 कहते हैं, 7 है हमारी पीएच है, जबकि मैदे की पीएच है 5.5 और 5.5 होती है एसिडिक पीएच। मुंह की जो पीएच है वो एसिडिक नहीं है। अब एक पीएच जो एसिडिक पीएच है उसको आप न्यूट्रल पीएच वाली जगह पे ले आएंगे तो वो वहां पे अल्सर काज कर देगा, फट जाएगा या दाना सा बन जाएगा। तो वो जब आते थे तो वो गैस्ट्राइटिस से आते थे, रीगग्लिटेशन से आते थे, और वो जो मुंह का सारा एरिया है वो एसिड की वजह से फट जाता था। ये असल में बात होती है। तो ये ओरल कैंसर जो है ये भी इसकी भी वजह यही हुई? फिर नहीं, ओरल कैंसर की वजह तो आप कहें कि मल्टीपल है। अच्छा, अगर आप सिंपल से शुरू करें, आपका दांत का कोई कट एज है या कोई आपकी फिलिंग टूटी हुई है या कोई आपका ऐसा डेंचर है जिसका कोई कट एज है और वो आपकी ज़बान को बार बार लग रहा है और आप उसके ट्रीटमेंट नहीं कराते तो रिपीटेड काफ़ी अरसा लगने से उसके अंदर एक चेंजेस आ जाती हैं और वो चेंज फिर कैंसर बन जाता है। एक तो ये काज बनती है। दूसरा ये काज है कि हमारे इलाकों में गुटखा खाया जाता है, पान खाया जाता है, छालियाँ खाई जाती है, और ये जो चीज़ होती है ये डायरेक्टली आपके जो जिल्द है मुंह के अंदर की उसमें ये दरारें डाल देती है, फाड़ देती है उसको, और उस फटी जगह पे इसके केमिकल्स बार बार असरात करते हैं तो ये फट के अपनी इम्यून सिस्टम ख़त्म कर देता है और उसकी जगह क्या होता है कि कैंसर हो जाता है। तीसरी किस्म ये होती है बेवरेजेस। हम ख़ास तौर पे कार्बोनेटेड वाटर लेते हैं, अल्कोहल जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, टिंचर की फॉर्म है या ब्रांडी की फॉर्म है या जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसमें ये होता है कि ये एक सिफ्त है अल्कोहल की कि ये पानी को खींचता है। जिस जगह पे अल्कोहल आप डालेंगे तो ये उसको ड्राई कर देता है। तो आमतौर पे ये होता है कि जब आप पे ये बहुत जो एडिक्ट लोग होते हैं वो वैसे तो सोडा मिक्स करते हैं या पानी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन कई होते हैं डायरेक्ट लेते हैं। जो डायरेक्ट लेते हैं उनकी ये होता है कि वो मसूड़ा या जो हमारी जिल्द है वो सारी उसके अंदर से वो पानी स्क्वीज कर लेता है। तो नतीजा क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और उसकी वजह से एक सफ़ेद सा स्लफ बनना शुरू हो जाता है। वो सफ़ेद सा स्लफ जो है ना बेसिकली इंडिकेट करता है प्री कैंसर स्टेज को, और वो अगर किसी शराबी के मुंह में देखेंगे या किसी इसके तो उसको बताएं कि ये तुम छालिया या पान या गुटखा या ये चीज़ें लेने या जो है वो बंद कर दें तो उससे ये होता है। मुंह के अंदर नस्वार और स्मोकिंग की भी एवरेज यही है कि जब निकोटीन सरफेस से होके गुजरती है तो वो ऊपर वाली जो सतह है, इसको हम टेक्निकली स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ये जो है ना ड्राई होके छिलके बनती है।
तो छिलके बनाने में ये हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म करती है। लेकिन जब आपको निकोटीन होती है या आप जिसको कहते हैं कि नस्वार लेते हैं या हुक्का लेते हैं, डायरेक्टली शीशा लेते हैं, और ये आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप के सिगरेट आए हुए हैं, ये सारी एक्चुअली प्रोड्यूस तो निकोटीन ही करती हैं। तो निकोटीन जब सरफेस पे लगती है तो सरफेस चेंजेस कर देती है। इस सरफेस चेंज की वजह से कुछ अरसे बाद आप देखेंगे तो वो रेड सी जगह बनी होगी और उसके इर्द गिर्द जो है ना सफ़ेद सा दायरे दायरे नज़र आते हैं। इसको लाइकन प्लैनस भी हम कहते हैं, इसको ल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं। तो ये जब स्टेज आती है तो ये समझे कि ये कैंसरस स्टेज या उसकी तरफ जा रहा। अब एक और चीज़ आती है, इसको हमारी टेक्निकल ज़बान में सब म्यूकस फाइब्रोसिस करके कहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा उन लोगों में आती है जो सुपारियाँ खाते हैं। इनका मुंह खुलता नहीं है। ये डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब पहले मेरा मुंह बड़ा खुलता था लेकिन अब मेरा मुंह नहीं खुलता। मुंह खोलने के लिए जब आप उंगली डाल के उसके अंदर चेक करें ऐसे करके तो आपको ऐसे लगेगा जैसे उसके चीक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और वो पत्थर की तरह नजर आएगा। मसल जो है मसल बन जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे पत्थर है वो। तो उससे मुराद ये हुई कि आपका ये आप प्री कैंसरस स्टेज में जाएंगे। अब मैंने ये जो यहाँ पे बात की है उसमें उसकी समरी ये है कि कोई अल्सर, कोई सफ़ेद दाग, कोई सुर्ख जगह जो आपके मुंह में मौजूद है, ज़बान की साइड पे, ज़बान के नीचे, चीक्स में, नीचे वाले लिप पे, किसी जगह पे आप देखें और उसकी जो उम्र है वो 15 दिन से ज़्यादा हो जाए तो आप उसके बारे में ज़रूर तशवीश करें, क्योंकि ये कैंसर की पहली इब्तदाई जो है ना ये अलामत है और आप फ़ौरन डेंटल सर्जन को दिखाएं। अच्छा, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए बंदे को क्या करना चाहिए, मतलब अगर उससे बचना हो? जिस वजह से कैंसर होता है वो जगह छोड़ दें। पान छोड़ दें, सुपारियाँ छोड़ दें, तंबाकू छोड़ दें, नस्वार छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें, केमिकल्स छोड़ दें। ये जो काज करने वाली चीज़ें हैं इनको छोड़ देंगे तो ये प्रिवेंशन है। अगर मैं सपोज मैं सिगरेट पीऊँ जी, आप सिगरेट के बाद मैं आके कुल्ली कर लूँ या मुंह साफ कर लूँ तो उसके वो बेहतर उसके असरात हो सकते हैं। अच्छा, ये मैं गलतफहमी काई साहब की भी दूर कर दूं और आप लोगों के लिए भी है कि मुंह के अंदर इतने तेज मैकेनिज्म होते हैं बॉडी के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, एरर ऑफ सेकंड्स। मैं अब आपको जो देख रहा हूं, देखने का प्रोसेस खुद करोड़ों मिलियंस सेल्स हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं और इतनी स्पीड से परफॉर्म कर रहे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। ये एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से पूछें कि ये सामने वाले जो कॉर्निया है इससे लेके ऑप्टिक नर्व तक और ऑप्टिक नर्व से लेके पीछे जो विजुअल सेंटर है इस तक जो मैसेज पहुंचता है ये कितने सेकंड में पहुंचता है। तो आप हैरान होंगे कि एक सेकंड का 1000वां भी हिस्सा जो है ना उससे पहले ये मैसेज हमारे दिमाग में पहुंचता है। ये जो बात कर रहे हैं कि सिगरेट पी के या नस्वार खा के या पान पी के तो मैं कुल्ली कर दूं, कोई फायदा नहीं। जो इफेक्ट होता है वो एरर ऑफ सेकंड में ऑब्जर्व हो जाता है। हमारे मुंह के अंदर इतनी पतली झिल्ली है, इसकी 4 लेयर हैं और 4 लेयर में हर एक लेयर ने अपना इतना काम परफॉर्म करना होता है। सबसे जो टॉप की लेयर है ये सबसे ज्यादा हमें बचाती है और ये अगर आपकी डैमेज हो जाती है तो फिर हमें कैंसर, बाकी इन्फेक्शन, बाकी जो चीज़ें हैं उनसे रोकना हमें बड़ा मुश्किल होता है। मेरी तो एडवाइस ये होगी कि अगर आप ओरल कैंसर को रोकना चाहते हैं तो स्पेशली मुंह के अंदर केमिकल इस्तेमाल करना बंद कर दें। अब अगला सवाल जो है वो ये होता है कि सर वो जो माउथ वॉशेस करते हैं, ये जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ये भी केमिकल्स हैं। इसके अलावा हम फूड इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो हम फूड इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कलरिंग एजेंट होते हैं, हम फूड इस्तेमाल करते हैं जिनके फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, ये भी तो केमिकल है, ये नेचुरल नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है। इसके अलावा हम चल रहे होते हैं तो जो हमारी सांस में परफ्यूम आ रहा होता है वो भी एक केमिकल चीज़ है। तो ये सारे तो केमिकल हैं जो हम ले रहे हैं, तो इनसे कैसे प्रिवेंट किया जाए? तो इसका जवाब ये है कि हमारे अंदर खुदा ने एक डिफेंसिव बैरियर रखा हुआ है और वो बैरियर इतना स्ट्रांग है कि हमारे मुंह के अंदर अगर आप इस थूक को लेके एनालिसिस करें तो इसके 26 केमिकल हैं और हर केमिकल का एक मैकेनिज्म है। कुछ टेस्ट के लिए है, कुछ बैक्टीरिया मारने के लिए है, कुछ आपकी सतह को बचाने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, कुछ आपकी ज़बान के सतह के ऊपर जो बाल हैं
ये पेपिलीज इनको कहते हैं, इनको बचाने के लिए, कुछ लिप्स की जो सरफेस है इसको मॉइस्ट रखने के लिए, कुछ जायके के लिए हैं, हर जगह के जायके के लिए मुख्तलिफ केमिकल है, वो वहाँ पे से जायका उठा के लेके जाते। तो ये हमारे 26 केमिकल हमारे अपने। मुझे खुदा ने 26 पहरेदार दिए हैं, मुझे तो और किसी पहरेदार की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि ये जो इतने मैं जानवरों के नाम बताए हैं, ये कौन सी टूथपेस्ट करते हैं जी, ये कौन सी मिसवाक करते हैं, मुझे ये बताएं ये किस किस्म का कोई जो है ना प्रिवेंटिव बैरियर इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ भी नहीं करते। वही जो 26 केमिकल मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वही उनके मुंह में है और उनके मुंह को सारे को बचा के रखते हैं। अब मैं इसके बिल्कुल उलट आता हूँ। उलट ये है कि तकरीबन 1921 की बात है या 22 की बात होगी कि एक केमिस्ट था, उसका सर्वेंट उसके पास आया। तो वो जो केमिस्ट था बेसिकली वो साबुन बनाता था। उसका सर्वेंट करीब आया तो उसके मुंह से स्मेल आई। तो उसने कहा कि यार तुम मेरे पास ऐसे आ गए, वहां से वो साबुन ही लेके मुंह में माल हो, इतनी स्मेल आ रही है तुम्हारे मुंह से। वो गया, उसने उंगली से वो सोप ली और लगाई। तो वो जब वापस आया तो सोप के अंदर कास्टिक सोडा होता है, वो सोडा लगा तो दांत उसके सफ़ेद हो गए, स्मेल भी नहीं आई। तो वो बिजनेसमैन था। जब उसने ये देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, उसने वहां से उसको पेस्ट में कन्वर्ट करके साबुन बनाया। और वो फिर एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई। और इंडस्ट्री डेवलप होकर किसी ने फ्लोराइड डाल दिया, किसी ने उसमें एसेंस डाल दिया कि ये जी इसमें लौंग है जी, इसमें काली मिर्च है जी, इसमें अदरक है जी, इसमें ये बायोलॉजिकल है जी, ये ऑर्गेनिक है। फिर किसी ने क्या डाल दिया, उसको खूबसूरत शक्कर बना दी, बेहतरीन डब्बा बना दिया। इट बिकम्स ट्रेडिशन ऑफ द पीपल। और ये हमारी करते करते इसमें आ गए। फिर क्या हुआ कि उसी चीज को हमने केमिकल में डाल के रिंस करवाने शुरू कर दिए कि यार पेस्ट करते हुए तो देर लगती है, तो ये जरा जल्दी करो। वो भी एक ट्रेंड चल पड़ा। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि हमने मीठा तो छोड़ा नहीं, कि जो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान की खुराक है वो तो छोड़ी नहीं। दूसरा हमने क्या किया कि हमने केमिकल मुंह में यूज करने शुरू कर दिए, मुख्तलिफ माउथ वाशेस शुरू कर दिए, साथ में टूथपेस्ट शुरू किए। तो जो 26 केमिकल का मेरा इक्विलिब्रियम था वो भी खत्म हो गया। मेरा मुंह विदाउट प्रोटेक्टिव नेचुरल प्रोटेक्शन से खत्म हो गया। उस नेचुरल प्रोटेक्शन से पहले ही खत्म हो गया था। ऊपर से मैंने सिगरेट ले लिए, ऊपर से मैंने नस्वार शुरू कर दी, और आगे से मैंने पान खाना शुरू कर दिए। एक मेरा प्रोटेक्टिव बैरियर खत्म कर दिए मैंने 26 केमिकल्स के। दूसरे मैंने केमिकल यूज करने शुरू कर दिए। तीसरी मैंने चीज वो शुरू कर दी कि जो ड्रास्टिक है मेरे मुंह के लिए। ये तीनों चीजें जब मिली तो मुंह का कैंसर, मुंह की डिजीजेस, मुंह की केरीज, मसूड़ों से खून आना, बदबू पैदा होना, वो ऑटोमेटिकली हमारा स्टार्ट हो गया। और रिजल्ट है जो आज हम जहाँ पे बैठे हैं कि अब जो टूथपेस्ट है वो एक मैंडेटरी चीज़ होगी हर बाथरूम की, कि वहाँ पे पेस्टें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे ब्रश पड़ा हुआ है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि वो ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं समझते, वो उंगली से लगा रहे होते हैं पेस्ट। हालांकि पेस्ट का कोई रोल नहीं है आपका, असल रोल है आपके ब्रश का। ब्रश बेहतरीन तरीके से अगर किया जाए और इसकी जो प्लाक है वो ख़त्म कर दिया जाए। आधा गिलास पानी, उसमें नमक डालें, गरम करें। नमक हमारी बॉडी का हिस्सा है। गरम करके उसके अंदर आप अपना टूथब्रश हिला के और उसको आप उस पानी से साफ करें और बाद में रिंस कर लें। दुनिया की बेस्ट टूथपेस्ट, दुनिया का बेस्ट माउथ वॉश, इससे बेहतरीन चीज आपके दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हो सकती। वजह नंबर 1, जो नमक का पानी है ये हमारी बॉडी का हिस्सा है। ये हमारे जो 26 केमिकल मैं अभी आपको बता रहा था कि ये केमिकल्स का इक्विलिब्रियम नहीं खराब करते। अच्छा, एक और आपको बात का हिस्सा बड़ी जबरदस्त बताऊं कि हमारे मुंह के अंदर जरासीमों से भरा पड़ा है। ये हमारी शित से ज्यादा गंदा है मुंह। मिलियन बैक्टीरिया हमारे पास हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया हैं वो 95% आपके फ्रेंड्स हैं और 5% आपके पैथोजेनिक हैं। गौर से समझ लें, 95 आपके दोस्त हैं, 5 आपके दुश्मन हैं। हम जुल्म क्या करते हैं? हम जुल्म ये करते हैं कि उन 5 दुश्मनों को मारने के लिए हम 95 दोस्त मार देते हैं।
और ये करते हैं केमिकल्स, ये आपके करते हैं माउथ वॉशेस, और ये करती हैं आपकी पेस्टें। अगर आप नमक के पानी से डिप करके वो करते हैं तो आपके वो जो 5 ड्रास्टिक हैं वहाँ ही तक आपका किलिंग जाएगी। आपकी जो आपके नॉर्मल कमेंसल्स हैं वो नहीं आपके ज़ाया होंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि बेजा पेस्टें बदला के बेजा, मैं तो कई शादियों पे काजी साहब जाता हूँ ना जी, तो पहला सवाल मुझसे ये होता है, डॉक्टर साहब को वाल जी टूथपेस्ट दसो है जी, मुझे आपको अच्छी सी पेस्ट तो बताएं। देयर इज नो एनी पेस्ट विच इज आइडियल। एक बात और भी याद रखें, ये एक फ्लोराइड का बड़ा फोबिया है कि जी फ्लोराइड है फलान पेस्ट में, और फ्लोराइड से जो है ना फ्लोरोहाइड्रोक्सी एपिटाइट बन जाती है, जो कि जिसकी वजह से कीड़ा नहीं लगता। हमारे पाकिस्तान में हमारे फ्लोराइड वैसे ही हमारे पानी में इतना ज़्यादा है, हम तो फ्लोरोसिस के पेशेंट हैं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा फ्लोराइड होता है। तो हमने करना क्या, जो हमारे पास पहले हमारे पानी में इतना फ्लोराइड है। अब बात ये रह गई कि वो जैसे काई साहब के वालिद साहब थे, हमारे बड़े आइडियल बुजुर्ग हैं, और उन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी डेंटिस्ट्री की सर्विसेज में गुजार दी। उनसे जाके अभी भी अगर उनके कोई पुराने बूढ़े बैठे हुए तो उन्हें पता ही नहीं है टूथपेस्टों का। वो अपने जो पेशेंट थे उनको मिसवाक कहते थे, और वो देखें उनकी विजन देखें कि वो कहते थे कि ये जो मौलवी हर वक्त एक ही मिसवाक लेके तो उसको लगे रहते हैं, वो ना किया करो, हर दफा फ्रेश फ्रेश करके किक करके फाइबर जो है नरम होते हैं। तो वो देखे उन लोगों की अप्रोच, और वो तो कहते थे कि हर दफा काट के फ्रेश बना के तो किया करो। आज भी मैं कहता हूं, अगर क्यों, इसलिए कि ये लकड़ी के जो फाइबर्स हैं इनमें एक नेचुरल टेस्ट है, ये ऑर्गेनिक है, ये आपके गम्स को या आपके मसूड़ों को डैमेज नहीं करते। इनके जो केमिकल्स हैं बायोलॉजिकल हैं, क्लोरोफिल है, ये वो चीज़ें, ये आपके नॉर्मल फ्लोरा जो है उनको डैमेज नहीं करते। तो अभी भी अगर हम आइडियली कहें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा होती है, दूसरा बेहतरीन साफ़ होते हैं, तीसरी आप अपने केमिकल से अपने आप को बचाते हो। इनडायरेक्टली मैं आपको बता दूँ, पता नहीं कितनी डिजीज़ हैं जो आपकी माउथ वॉश करने से आती हैं। सबसे बड़ी डिजीज है लाइकन प्लानस। ये आप माउथ वॉश जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से मुंह में जलन होती है इससे, और ये सेंसिटिविटी को रेज कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पीएच होती है वो ओरल कैविटी की पीएच नहीं होती। डोंट यूज़ इट। और वो सिर्फ हम माउथ वॉश अगर यूज़ करवाते हैं तो सिर्फ उस बंदे को करवाते हैं जिसका कोई इन्फेक्टेड हो गया हो, वो डिजीज्ड हो, और उस डिजीज़ को कवर करने के लिए मुझे कोई एंटीसेप्टिक चाहिए, तो उस वेले वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं करना चाहिए। आपने अपने सेल्फ नहीं किया। मुझसे पूछा डॉक्टर साहब फिर टूथपेस्ट तो अब हमारी मजबूरी है, हम करते हैं, तो कौन सी टूथपेस्ट क्या? मैं कहता हूँ कोई टूथपेस्ट, नो टूथपेस्ट इज आइडियल टूथपेस्ट। आप अपनी मर्जी से अगर कोई करते हैं तो उसका मटर के दाने से ज़्यादा जो है ना उसका केमिकल ना लें, उससे ज़्यादा आप उस पेस्ट को यूज़ ना करें, उसको रख के तो आप कर लें। बेस्ट तो यह है कि नमक के पानी में गर्म करके डिप करके चुटकी की नमक डालें। ये नहीं कि कल नमक पकड़ के रगड़ने शुरू कर दें, कोयला लगाना शुरू कर दें, सरसों, ये कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है हमारे मुंह में। आप सिंपल नमक के पानी में डिप करके उससे ब्रश कर लें, पूरी ज़िंदगी आपको डेंटल डिजीज़ नहीं। माशाल्लाह, वेरी गुड डॉक्टर साहब, कमाल दी इन्फॉर्मेशन है। तो सन भी नहीं पता होता मतलब डेंटिस्ट से पुत्र होने दे सन नहीं पता। भारत बहुत मेहरबानी। अच्छा, कुछ दोस्त सवाल पे कहते हैं जी, वो पे कहेंगे अच्छा डेंटिस्ट अगर ढूंढना हो आपको तो किस तरीके से एक अच्छा डेंटिस्ट ढूंढा जा सकता है? अच्छा, ये बहुत मुश्किल सवाल है जी। मैं तो पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, 40 साल मेरी ज़िंदगी गुजर गई डेंटिस्ट्री को पढ़ाते हुए। अच्छा डेंटिस्ट जो है, इतनी बड़ा लफ्ज़ है ना जी, बड़ा, कि इसको अब मैं वो दरिया को कूजे में बंद करने वाली। सबसे पहले जी, एक डॉक्टर को एक अच्छा इंसान होनी चाहिए। अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो चाहे वो कितना बड़ा अपने शोबे का माहिर है, तो वो माहिर ज़रूर होगा लेकिन खुदा की तरफ से बरकत नहीं होगी। तो सबसे पहले एक डेंटल सर्जन को एक बेहतरीन ह्यूमन होना चाहिए। अब ह्यूमैनिटी की जब एक तबीब की बात करते हैं कि 3 चीज़ें एक तबीब के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1 कि उसको खुदा का खौफ होना चाहिए। जब आपको खुदा का खौफ आता है तो आपको गलत काम नहीं करते, क्योंकि आपका ज़मीर आपका झंझोड़ देता है। नंबर 2 पे उसकी तालीम सिक्का बंद होनी चाहिए कि वो
एक BDS उसने किया है, DDS उसने किया है, उसने MDS किया है, उसने PhD किया, जो कुछ भी किया है वो उसके पास अपनी अथेंटिकेटेड डिग्री होनी चाहिए। ये उसका दूसरा चीज़ है। और तीसरी मैं पहले लाता हूँ कि उसकी स्किल, कि उसकी जो ट्रेनिंग है वो ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए या ऐसे जय्यत इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए कि जब वो आप उसको देखें तो आपको पता चल जाए कि वाकई इसकी ये डिग्री फलाने इंस्टीट्यूट की है, ये यहाँ से इसने ट्रेनिंग हासिल की है। और ये तो एक सिंपल सा तरीका है। एक पेशेंट मेरे पास आया और उसने मेरे साथ गिला किया, और गिला ये किया कि आपका वो फलाना स्टूडेंट है। मैंने कहा जी है, स्टूडेंट है। उसने बाहर लिखा हुआ है गोल्ड मेडल, जो गोल्ड मेडल लिया है। मैंने कहा जी लिया है। वो आपके पास सिखलाई करता रहा, आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ता रहा, सीखा उसने आपके इंस्टीट्यूट से। मैंने कहा हाँ मेरे इंस्टीट्यूट से सीखा। तो आप उसको कैसा सीखा उसने? मैंने कहा बड़ा अच्छा सीखा। कह रहे आपने क्या इंसान पैदा किया है, उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, उसको मरीज़ के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है, आपने उसको क्या सिखाया? तो मैंने उससे कहा कि पहले 2 सवाल जो आपने किए हैं ना, कि आपने डेंटल सर्जरी इसको सिखाई है, तो वो तो मैंने सिखाई है। दूसरी जो आपने बात किया कि इसको स्किल आपने दी है, तो वो तो मैंने दी है। तीसरी जो बात आपने मुझसे पूछी है ना, उसके खिलाकियात का, तो ये आप मुझसे ना पूछें, उसके माँ बाप, ये उसके माँ बाप से पूछें, क्योंकि मैंने उसे डेंटिस्ट्री सिखाई है। इखलाकियात या करदार जो है वो उसके वालिदैन ने सिखाना था। तो ये मैं 3 सिफात काई साहब, मैं ये 3 सिफात एक डेंटल सर्जन के, एक तबीब का, ये 3 सिफात ज़रूरी हैं कि वो एक अच्छा इंसान हो, फिर वो अच्छा क्वालिफाइड हो, फिर वो अच्छा स्किल्ड हो। तो ये 3 चीज़ें अगर किसी रहम दिल हो, उसके अंदर रहम हो, इंसान होना तो पहली चीज़ है ना। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। ये चूंकि मैं तो इस ख़ानदान से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं एग्जैक्टली मुझे पता है कि वो किस तरीके से मेरे वाला साहब ट्रीट करते थे अपने पेशेंट्स के साथ, और वो आधे पेशेंट तो उनकी बातें सुन के ठीक हो जाते थे ऐसे। तो बहरहाल ये बड़ी बेहतरीन क्वालिटीज़ आपने बताई। अच्छा, अब अगर मैं डेंटिस्ट बनना चाहूँ तो पहली बात है मुझे क्यों डेंटिस्ट बनना चाहिए? अगर मैं मतलब इरादा कर ही लेता हूँ, फिर उसका कितना टेन्योर होगा, कितने अरसे में मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँगा, मुझे कौन सी बेसिक अच्छी डिग्री चाहिए कि मैं बाकी जो डेंटिस्ट सिंपल BDS करके बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूँ? काई साहब असल में बड़े माशाल्लाह मैच्योर बंदे हैं, तो इन्हें पता है कि कैदी को कैद कैसे करना होता है। बादशाह ने किसी अफ्रीका का टाइप का कोई बंदा था, या हमारे यहाँ क्या को मुसल्ली है, तो आखिया भाई यार पूरा शहर फिर तो जब सारे तो सोना छोर लग गई ना, वो नप के लाया। तो गया तो घर वो काला कलोटा जा अपना पुत्र चाह के लाया आया। तो उसने पूछा भाई ये यारी मैं तेन आख्या भाई सारे तो सोना जरा तेन लगता है वो चूचा के आया। उस आख्या जी मेरी नज़र इस तो ज़्यादा सोना कोई नहीं, क्योंकि मेरा पुत्र है। आपने डेंटिस्ट्री की बात की, और वो भी एक डेंटल सर्जन की जिसकी ज़िंदगी डेंटिस्ट्री में की, और करने वाला सवाल करने वाला भी वो है कि वो जिसकी जद अमजद भी जो है ना वो डेंटिस्टों में है। डेंटिस्ट्री एक बहुत बड़ा शोबा है जी। किसी ज़माने में एक चीज़ थी कि मैं किसी जगह गया तो उसने लड़के ने मुझे कहा कि जी मुझे MS कहता है तो तुम तो डॉक्टर ही नहीं हो, तुम तो डेंटिस्ट हो। मैंने कहा यार मुझे अपने MS से मिलाओ तो सही। मैं चला गया जी हॉस्पिटल में बैठे हुए, तो मैं सलाम किया। मैंने कहा जी मैं प्रोफेसर अरशद मलिक हूँ, मैं मैगजीन ऑफिशियल सर्जन हूँ, बेसिकली मैं डेंटल सर्जन हूँ। मैंने कहा ये बच्चा गिला कर रहा है कि डेंटल सर्जन तो डॉक्टर ही नहीं होता, तो आपने इसे कहा है? हाँ जी डेंटल सर्जन तो डॉक्टर नहीं होता। मैंने कहा अगर इसका अपॉइंटमेंट लेटर देखें तो उसकी अपॉइंटमेंट लेटर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको डॉक्टर लिखा हुआ है। पता नहीं अगे तो नहीं सी हों, पता नहीं कर ले। मैं कहा ये वक्त के साथ नहीं होता। मैंने कहा डॉक्टर की कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो एक डेंटल सर्जन के पास नहीं है, डॉक्टर के पास होती है? मैंने कहा जी मैंने जनरल सर्जरी पढ़ी है, मैंने जनरल मेडिसिन पढ़ी है, फार्माकोलॉजी पढ़ी है, ओरल बायोलॉजी पढ़ी है, जनरल बायोलॉजी पढ़ी है, अनाटॉमी पढ़ी है, मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने व्हाट इज़ दैट सब्जेक्ट विच आई हैव नॉट स्टडीड। और आपने पढ़ा और वो सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा। वो तो है लेकिन आप पूरी बॉडी का तो नहीं होते। मैंने कहा ऑप्थेल्मोलॉजी में एक बंदा छोटी सी आंख को करता है पूरी जिंदगी डॉक्टर कहलाता है।
कान में 3 सुराख देखता है तो डॉक्टर कहलाता है। मैं दांत देखता हूँ, मैं जबड़ा निकाल के टेबल पे रख देता हूँ, मैं पसली लेता हूँ जबड़े में लगाता हूँ, मैं यहाँ से इलियक स्पाइन लेके जबड़े में लगाता हूँ, मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैं 8-8 घंटे की सर्जरी करता हूँ ऑपरेशन थिएटर में बैठ के। कंडाइल खोलता हूँ तो मेरा जो बेस ऑफ द स्कल है मेरे पास होता है और वहाँ पे मैं ऑपरेट कर रहा होता हूँ। मैं डेंटल सर्जन नहीं हूँ। और एक जो है खुदा ना खास्ता मुझे किसी मेडिकल की एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ। मैंने कहा एक बंदे ने 2 टूटियाँ रखी हुई हैं, 4 टीके रखे हुए हैं और एक टेबल पे पैच के सुबह से लेके शाम तक उसको सिर्फ लगा के वो उसको मेडिसिन दे के ये टीके लगा के भेज रहा है, वो डॉक्टर है। और एक बंदा बेस ऑफ द स्कल खोल रहा है और 8-8 घंटे ऑपरेट कर रहा है, वो डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब डॉक्टरी के लिए मुझे बताएं कि मुझे कौन सी और चीज़ करनी है कि आप मुझे डॉक्टर मान लें। तो उनके पास जवाब नहीं था। मेरा शोबा जो है जी, ये इतना वंडरफुल शोबा है कि मैं 4 साल में मैं स्पेशलिस्ट हो जाता हूँ और मैं अपने फील्ड का माहिर हो जाता हूँ और उसके बाद मैं मज़ीद 4 साल लगाता हूँ तो मैं एक बारीक बीन ओरल सर्जन बनता हूँ जो एक एक मुंह के धागे को जानता है। और मैं इतनी डेप्थ में ऑपरेट करता हूँ, इतनी डेप्थ में न्यूरो सर्जन भी ऑपरेट नहीं करता, उतनी डेप्थ में मैं ऑपरेट करता हूँ। ये तो मेरा शोबा है। इसकी सबसे बड़ी जो डोमिनेंसी है वो ये है कि आप 4 साल में एक कंसल्टेंट बन के निकलते हैं। नंबर 2 कि ये ऐसा शोबा है कि जिसमें आप जनरल मेडिसिन भी पढ़ते हो, जनरल सर्जरी भी पढ़ते हो, जनरल पैथोलॉजी भी पढ़ते हो, जनरल एनाटॉमी भी पढ़ते हो, पूरी बॉडी का एक एक हिस्सा पढ़ते हो और फिर मुंह के अंदर की जो साइंटिफिकली डिटेल है वो आप पूरा 1 साल पढ़ते हो। उसके बाद आप हाउस जॉब करते हो। तो ये डोमिनेट ज्यादा करता है एज कंपेयर टू के एक बंदा एमबीबीएस करने के बाद जब वो करता है तो फिर उसका टाइम, मेरा टाइम भी कम लगता है, मैं कंसल्टेंट भी उतना हैवी बनता हूं और मेरा जो बच्चा है वो जब तैयार होकर फील्ड में आता है तो वो उसी वक्त तैयार होता है कि वो प्रैक्टिस में जा सकता है। आगे ये है कि कॉलेज फिजिशियन सर्जन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारी फौज है, ये जितने भी शोबे हैं उन सारे में बीडीएस और एमबीबीएस में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। सारे एक ही स्टेटस में है, एक ही डिग्री में है और एक ही लेवल पे है। अच्छा डॉक्टर साहब का तकलाज माफ जी, मैं अब्बा जी को सवाल किया मैं कि तुसी क्यों बड़े हो ये डेंटिस्ट? तो मेरे अब्बा जी मुझे कहने लगे कि मैं लोगों को स्माइल देता हूँ। ऐसे ही कि जब आप पहले किसी भी दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्शन करते हो तो सबसे जो मोर इम्प्रेसिव चीज़ होती है वो आपके चेहरे के अंदर वो आपकी स्माइल होती है, जिससे आप किसी बंदे को या किसी मतलब लड़की को या लड़के को आप इन्वेड कर लेते हो अपनी स्माइल के साथ। बिल्कुल सही। और मैं वो बंदा हूँ जो अगले बंदे को जो फर्स्ट फेस एक्सप्रेशन है मैं उसको वो देता हूँ। क्या बात। मैं इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। मैं डेंटल सर्जन को निकाल दें, आपकी कितनी चीजें जाया होंगी मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 आपके फेस की ब्यूटी जाती है, दांत नहीं होते ऐसे ऐसे करके बात करते पीछे को मैंने पिचक जाता है, मैंने आपकी ब्यूटी दी। नंबर 2 दांत निकाल दें, आपकी बोल चाल खत्म, तो ठप 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 ये करोगे आप और मेरे दांतों की मौजूदगी में आप टोन से बात करते हैं। ये दूसरी चीज आपको मैंने दी, जबान और आपकी जो बोल चाल है। तीसरी मैं आपके दांत निकाल देता हूं, आप गंडेरिया चूस के दिखाएं मुझे, खाना खा के देखा, आप खाना खा के दिखाएं, मैंने आपके जिस्म की सारी खुराक छीन ली आपसे। ये 3 बेसिक चीजें। चौथा, जिसके जरिए आप जिंदा हैं, आपकी जो सांस की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वो मुंह से, आधी जो है नाक से हो रही होती है तो उसके कईयों की जो माउथ ब्रीथ है वो सारी के सारे मुंह के जरिए सांस ले रहे हैं। जिंदगी के बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपका मुंह पूरी करता है। बोलचाल, खूबसूरती, खाना पीना, सांस, और ये सारी की सारी सपोर्ट करने में आपका डेंटल सर्जन नंबर 1 पे आता है। और ये बेसिकली आपकी लाइफ की सारी ब्यूटी, जैसे बुजुर्गों की बात है कि हमने सारी ब्यूटी जो है ना वो डेंटिस्ट्री में रखी हुई है। तो ये आपका डेंटल सर्जरी एक बेहतरीन शोबा है। आपकी औलाद अगर उसमें इंटरेस्टेड हो
ज़रूर भेजें। एक तो बेहतरीन शोबा है जिसमें आनर है, जिसमें इज़्ज़त है, और इसके अलावा अगर वो बाद में स्पेशलिस्ट बनता है तो उसकी स्पेशलिस्ट की मांग पाकिस्तान में भी है और बाहर भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में एक फिलिंग या एक रूट कैनाल करने के लिए जब हम बुलाते हैं तो 3-3 महीने की जो है वो हम अपॉइंटमेंट देते हैं। हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम उसको दे सकेंगे। ऐसा कौन सा और शोबा है जिसमें इतनी लंबी अपॉइंटमेंट? अमेरिका में भी यही। अच्छा, अमेरिका में मज़े की बात बताऊँ आपको, सबसे रिचेस्ट प्रोफेशन जो आता है ना, यहाँ पे जूश पता है कौन से शोबे लेते हैं अपने बच्चों के लिए? नंबर 1 डेंटल सर्जन, नंबर 2 बैंकर्स, ठीक है, नंबर 3 लॉयर। ये 3 शोबों में वो अपने बच्चों को भेजते हैं। पहले नंबर पे वो डेंटल सर्जन। और उनसे ज़्यादा जो विजनरी है ना, जो जिसके आप कहें कि प्रोफेशनल रियाज से बहुत कम लोग। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, माय प्लेजर जी, बड़ी खुशी है। बहुत शुक्रिया। बड़े दोस्तों की जो है वो रहनुमाई आपने फरमाई। जो आपका विजन है, जिस तरीके से आप चकवाल जैसे एक छोटे सा कस्बा हो उस वक़्त, वहाँ से निकल के आपने पूरी दुनिया को इन्वेड किया। आप माशाल्लाह वो हमारे लिए, एक तो आप चकवाल के लिए बायस फ़ख्र हैं। मेरा चूँकि इस फैमिली से ताल्लुक़ है, डेंटल सर्जन है सारे, तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि आप एक जो इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं लोग, उनके लिए भी आप बायस फ़ख्र हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने नियाग्रा फॉल देखी, यहाँ पे आप हमारे पास रहे, और हमें जो है वो यकीन करें इतनी खुशी हुई है। मतलब एक तो बचपन से ताल्लुक़ आपका, फिर वालिद साहब के साथ आपका जो ताल्लुक़ था, मुझे अपने वालिद साहब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यार है, तो उनसे के साथ जो आपका ताल्लुक़ था वो बहरहाल आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम भी हैं, मोहतरम भी हैं, बड़े भाई भी हैं आप। अल्लाह आपको और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी दे, और आप इसी तरह सितारों की तरह चमकते दमकते रहें। और हमारे लिए जो है ना वो एक, बल्कि पाकिस्तानी नौजवानों के लिए आपका जो सफ़र है ज़िंदगी का वो एक मशअल राह है। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश रखे, आबाद रखे, एंड हैव अ नाइस ट्रिप बैक टू पाकिस्तान। तो आपको डॉक्टर साहब से अगर कंसल्टेंसी करनी हो तो डॉक्टर साहब का क्लिनिक है चकवाल में, डॉक्टर अरशद मलक। आप किसी वो पहले तो कहते हैं मेरे अब्बा जी वो किसी टांगे वाले को भी पूछे तो उस मेडिकल कहना उसी, आप किसी चंकी वाले से पूछेंगे तो मैं डॉक्टर अरशद मलिक साहब के पास जा रहे हैं तो वो आपको ले जाएगा। तो चकवाल में डॉक्टर साहब का माशाल्लाह बहुत ही एक बेहतरीन स्टेटस है, हर बंदा डॉक्टर साहब को जानता है वहाँ पे। ज़ाहिर है एक बंदा एक शहर के लिए बायस फ़ख्र हो तो फिर ज़रूरी है उस शहर के हर बाशिंदे के लिए कि उस बंदे को ज़रूर जाने। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।